जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में ये हमारा अगला आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी साथी लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको दोस्तों सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। बहुत ही अच्छे से आज हमें समझना है इस वीडियो को और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा होगी। सभी के लिए जय हिंद, सभी के लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, जो भी आप बोलो, गुड इवनिंग फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं। सांद गीत में 45 गीत हैं। सांद गीत में कितने? 45 गीत हैं। कितने गीत हैं? 45 गीत हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र OP जी। सांद गीत में 45 गीत हैं। इसमें महादेवी जी के दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं। इसमें जीवन अनुभूतियों की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। तो सभी को पता है कि जो सांद गीत है ये किसकी रचना है? बताओ जरा, सांद गीत किसकी रचना है? 45 गीत हैं। इसमें महादेवी जी के दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ हैं, है ना? तो ये किसकी रचना है? महादेवी जी की है। सभी ने पढ़ी था कि निहार रश्मि नीरजा, सांद गीत, दीप शिखा, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा जी की हो जाती हैं। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, सभी लोगों ने पढ़ा था। और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था 1982 में, सभी को पता है। और यामा के लिए एक पुरस्कार और मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था अगर किसी को पता है? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 के लिए, और यामा के लिए एक पुरस्कार और मिला था। जल्दी से बताएंगे अगर किसी को पता है तो, फटाफट से बताना है। और दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है। 51 गीत हैं दीपशिखा में। सांद गीत में 45 गीत हैं और दीपशिखा में 51 गीत हैं। ये सभी को याद रख लेना है। सभी को बताना है कि यामा के लिए एक और पुरस्कार कौन सा मिला था, सभी लोगों को उत्तर बताना है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी जी में पाई जाती है। ये मेन पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से ये सही है, यहाँ पर आपको देख लेना है। बहुत बढ़िया। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था इन्हें। और छायावादी कवियों में सर्वाधिक जो रहस्य भावना पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? महादेवी वर्मा जी में पाई जाती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि छायावाद में सर्वाधिक जो रहस्य भावना पाई जाती है वो किस कवि में पाई जाती है, तब आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी में। ठीक है, आपको याद रखना है। नीरजा पर महादेवी जी को 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। कौन से के लिए मिला था? नीरजा के लिए 1934 में। सभी लोगों को याद रख लेना है। इनकी एक रचना है नीरजा, जिन्हें 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इन्हें मिला था। ठीक है, सभी ने यहां तक पढ़ लिया था क्या? मंगला प्रसाद पारितोषिक 1944 में। 1982 में यामा के लिए महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर बालकृष्ण शर्मा जी की दो रचनाएं हैं, एक अपलक और क्वासी। एक कल अपने उसमें आया था कि क्वासी किसकी रचनाएं हैं, है ना? तो क्वासी जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, अपलक भी इन्हीं की है। मोहनलाल महतो बेयोगी के काव्य संग्रह निर्माल और एक तारा हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। और जनार्दन झा, ये द्विज अनुभूति अंतर्ध्वनि छायावादी काव्य संग्रह है इनके, ये भी देख लो। छायावादी कवियों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विशेष स्थान है। रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा आदि इनकी जो है छायावादी काव्य संग्रह रचनाओं में कण कण में व्याप्त परम सत्ता की झांकी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कण कण में व्याप्त परम सत्ता की जो झांकी मिलती है वो किसमें मिलती है, तब राम कुमार वर्मा की रूप राशि, निशीथ या राम कुमार वर्मा की रचनाओं में मिलती है। बहुत बढ़िया। RC प्रसाद सिंह का कलापी छायावादी काव्य संग्रह है। केदारनाथ मिश्र प्रभात की चिर स्पर्श, सेतुबंध, शुभ्रा आदि कविताएं छायावादी वैशिष्ट से परिपूर्ण है। ठीक है, छायावादी युग की जो अन्य रचना है, यहीं से शायद पढ़ना था अपन को, छायावाद की प्रवृत्तियां, छायावादी अन्य काव्य प्रवृत्तियां, है ना? यहां से पढ़ना है हमें। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से सुविख्यात हैं, सभी को पता है ना? सभी लोग जानते हैं ना। एक कई बार पूछा गया कि एक भारतीय आत्मा उपनाम से नाम से जो विख्यात हैं वो कौन है, तब आपका उत्तर होता है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जल्दी से हमें बताना है, तो फटाफट से बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम कविता संग्रह हिमकिरीटिनी सन 1943 उस समय प्रकाशित हुआ जब द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग तीनों समाप्त हो चुके थे 1943 में।
और प्रयोगवाद का प्रारंभ हो चुका था, है ना। ये हेमक्रीटनी इनकी प्रथम रचना, प्रथम कविता संग्रह मानी जाती है, किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, हेमतरंगिणी के लिए मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, जल्दी से बताओ, हेमतरंगिणी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, सभी लोग बताएंगे और जल्दी बताओ। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि भी हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि जो है वो कौन है, तो देखो माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, जिनका जीवन काल भी दिया है 1889 से 1968, और बालकृष्ण शर्मा नवीन, हो सकता है कि अलग अलग पुस्तकों में जीवन काल अलग अलग दिया हो। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960, उदय शंकर भट्ट 1898 से, जी ये राष्ट्रवादी कवि हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रवादी कवि नहीं है, तब आपको ये सारे के सारे जो राष्ट्रवादी कवि हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सभी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, भगवती चरण वर्मा, ये राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र, प्रभात, श्याम नारायण पांडे और सोहनलाल द्विवेदी और रांगे राघव, ये सभी क्या माने जाते हैं, ये राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, यादव जी, है ना। इन राष्ट्रवादी कवियों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रवादी कवि नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रवादी कवि हैं इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। इनका जीवन काल भी यहाँ पर दिया है ना, राष्ट्रवादी कवियों का। हेमक्रीटनी पर जो है चतुर्वेदी को देव पुरस्कार मिला, सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डायरेक्टरेट की जो है उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी, सागर विश्वविद्यालय ने, सागर विश्वविद्यालय, सभी को याद रख लेना है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जिसका नाम है। और हेमक्रीटनी पर चतुर्वेदी को देव पुरस्कार मिला था, ये चीज भी याद रख लेनी है। हेमतरंगिणी के लिए इन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले, और हेमक्रीटनी के लिए इन्हें मिला देव पुरस्कार, ये चीज भी आप याद रखना है। और सागर विश्वविद्यालय में इन्हें क्या, ऑनरेरी डायरेक्टेड, है ना, डॉक्टरेट की जो है इन्हें उपाधि दी गई थी, ये चीज भी सभी को याद रखनी है, ठीक है। सन 1963 में भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कब किया, 1963 में, ये चीज भी याद रख लेनी है, सभी को याद रख लेना है। 1900, है ना, हाँ 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुआ था, और सर्वप्रथम 1955 में यह पुरस्कार मिला था। 1955 में ये मिला था किसे, हेमतरंगिणी के लिए, किसे मिला था, तो वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। 1954 में ये शुरुआत, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और 1955 से प्रारंभ हुआ था देना। तो सबसे पहले 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी के लिए, याद रख लेना, बहुत बढ़िया, है ना, सभी को याद रखना है। और केदी और कोकिला चतुर्वेदी जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, इसमें जेल का वातावरण एकदम सजीव उठा। रात्रि के अंधकार में जब कोकिला कूक उठती है तो राजनीतिक बंदी का दुख और घनीभूत उठता है। वह दुख अपने लिए नहीं, देश के लिए है, अतः उसके अंतस में विद्रोह की भावना और भी तीव्र उठती है। इस कविता का अंत जो है आशावादी है। तो आप सभी को याद क्या रखना है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इन्हें 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एक कैदी और कोकिला चतुर्वेदी जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, कैदी और कोकिला, याद रख लेना है। और एक है पुष्प की अभिलाषा, सभी ने पढ़ा है ना, कि चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं, क्या है आगे, ओपीजी, हाँ सभी को याद रख लेना, ये पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की सभी ने पढ़ी है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद युग के विषय राष्ट्रीयता, प्रेम और अध्यात्म और प्रकृति चुने हैं, पर अभिव्यक्ति की आत्मा द्विवेदी युग की है, अतः इन्हें द्विवेदी युग का कवि समझना चाहिए। देखो यहां पर समझो क्या बोल रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद युग के विषय राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म, प्रकृति चुने हैं, पर अभिव्यक्ति की आत्मा जो है वो क्या है, द्विवेदी युग की है। लेकिन आपको पता होगा कि इनकी जो कविता संग्रह हेमक्रीटनी कब आई थी, 1943 में, जब जो है सारी के सारे युग समाप्त हो चुके थे, है ना, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी, छायावाद। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि इन्हें द्विवेदी युग का समझना चाहिए। ये चीज मेन पॉइंट ये है, अगर आपसे पूछा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तब आपको काव्यधारा की बात हो रही तो द्विवेदी युग, ठीक है, याद रख लेना सभी को। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाओं में छायावादी भावबोध विद्यमान है, किंतु उनका मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन सभी ने पढ़ा है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कुछ रचनाएं हैं वो छायावादी भावबोध विद्यमान है, किंतु उनका मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है।
इनकी एक उर्मिला रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, उर्मिला, ठीक है, कौन सी है, उर्मिला, ये हमेशा पूछी जाती है उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना है 1915 ईस्वी में प्रयाग की मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना, अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रथम रचना थी 1915 ईस्वी में प्रयाग की जो मर्यादा पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी इनकी। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का आधार चित्तौड़ की रानी महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इनके जीवन का आदर्श माना जाता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया ओपी जी। झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी झांसी की रानी। और ये झांसी की रानी किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। यसरती, पुष्पेंद्र जी, रंजना जी, हिंदी मंत्र मुग्ध, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे। सीमा सोनी जी कि झांसी की जो रानी है वो किसकी रचना है, सभी लोगों को बताना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल कई बार पूछा गया है, 1930 में प्रकाशित हुआ था, है ना। मुकुल ये जो काव्य संग्रह है ये किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है और ये 1930 में प्रकाशित हुआ और ये कई बार पूछा गया है। तो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से आपका आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। इस पर सन 1931 में इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से सैक्सरिया पुरस्कार मिला था, सभी को याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। मुकुल जो कविता संग्रह है वो किसका है, तब आप सभी का जो उत्तर हो जाता है वो किसका हो जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। और 1931 में इसे साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से सैक्सरिया पुरस्कार मिला था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कीर्ति जी, सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका और हुंकार पराधीनता काल की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है दोस्तों। निम्न में से बताइए कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की पराधीनता काल की रचनाएं मानी जाती हैं, तब आपका उत्तर रेणुका और हुंकार होनी चाहिए, ठीक है ना। इन रचनाओं को सरकार ने आपत्तिजनक मानकर दिनकर जी से स्पष्टीकरण मांगा था। और एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि दिनकर जी की कौन सी रचनाओं को जो है सरकार ने आपत्तिकरण मानकर जो है उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तो वो दोनों ही रचनाएं हैं, रेणुका और हुंकार। और ये पराधीनता काल की रचनाएं हैं, तब हुंकार अगर भरेंगे तो क्या कहेंगे, इन लोग तो बोलेंगे ना कि आप हमारे शासन के विरुद्ध बोल रहे हो। तो रेणुका और हुंकार ये दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये सभी को याद रख लेनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला देख लेते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बहुत बढ़िया। दिनकर जी जो है ये बहुत ही इन्होंने जनतंत्र का जन्म जो है शीर्षक कविता में लिखी और ये 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये जो है किसने घोषित किया, तब आपका उत्तर होगा दिनकर जी का। और ये किस कविता में घोषित किया, तो जनतंत्र कब किया, 26 जनवरी 1950। आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है ना, याद रख लेना है सभी को, बहुत बढ़िया। और दिनकर कृत रसवंती में यौवन सौंदर्य और ब्रह व्यथा गीत हैं। दिनकर कृत जो रसवंती है इसमें यौवन सौंदर्य और ब्रह व्यथा के गीत हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद रख लेना है ना। और दिनकर कृत बुद्धदेव, कलातीर्थ, कलिंग विजय कविताएं जो है सांस्कृतिक संदेश की वाहिका हैं। बुद्धदेव, दिनकर कृत जो बुद्धदेव है, कलातीर्थ है और कलिंग विजय, ये जो कविता है वो सांस्कृतिक संदेश की वाहिका मानी जाती हैं इनकी, दिनकर जी की, ठीक है। अब आप सभी को बताना है दिनकर जी के लिए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हिमालय संदेश दिनकर जी का एक लंबा संगीत रूपक है जिसमें अज्ञान, घृणा और हिंसा को वर्तमान जीवन की विषमता का कारण बताकर उसके स्थान पर ज्ञान, प्रेम और शांति की स्थापना का संदेश दिया है। हिमालय संदेश में किसने, दिनकर जी ने, है ना। आप सभी को याद रख लेना है, संगीत रूपक है, क्या है, संदेश रूपक। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है, यह महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होना चाहिए दिनकर, ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। कुरु स्वाहा, दिन में ही करना है कुरु स्वाहा, तो कुरुक्षेत्र जो है ये दिनकर जी की रचना हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र मनुष्य की आधारभूत समस्याओं का विवेचन करने वाला एक उत्कृष्ट चिंतन प्रधान काव्य है ना।
और उर्वशी दिनकर जी का 5 अंकों में विभाजित काव्य है। याद रख लेना, ये उर्वशी जो है, एक उर्वशी हमने पढ़ी थी जयशंकर प्रसाद जी की रचना उर्वशी, है ना, और ये उर्वशी दिनकर जी की भी रचना है। 5 अंकों में विभाजित एक काव्य रूपक है, एक काव्य रूपक माना जाता है और इसका केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है उर्वशी में किसके प्रेम का चित्रण है? तब आपका उत्तर होगा पुरुरवा और उर्वशी। ठीक है, उर्वशी दिनकर जी की रचना है और ये 5 अंकों में विभाजित है। ठीक है, और उर्वशी के लिए कब मिला था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उर्वशी के लिए, तो सभी को याद रख लेना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहां से आपके बन जाते हैं। ठीक है, रवि जी, हेमलता जी, यश जी, रिंकू जी, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल आराम से देख रहे हैं। रश्मि रथी का नायक कर्ण है। रश्मि रथी का जो नायक है वो कौन सा है? कर्ण, जिसके माध्यम से सामयिक प्रश्नों को उठाया गया है। रश्मि रथी का जो नायक माना जाता है वो कर्ण माना जाता है ना, और इसके माध्यम से सामयिक प्रश्नों को उठाया गया है। और दिनकर कृत परशुराम की प्रतीक्षा एक कई बार पूछी गई है, भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखी गई है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है निम्न में से बताइए कौन सी रचना दिनकर जी की कौन सी रचना है जो भारत चीन युद्ध पर आधार मानकर लिखी गई है? तब आपका उत्तर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो परशुराम की प्रतीक्षा है किसकी रचना है? तब आपका उत्तर होता है दिनकर जी की है। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। और परशुराम की प्रतीक्षा हमें दिन में करना है, रात में नहीं करना है। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा हमें कब करना है? दिन में करना है, दिन में। सभी लोग दिन में करेंगे, परशुराम जी की प्रतीक्षा रात में नहीं करेंगे। रामसेन दिनकर को राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा कवि राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है, और आपको जयशंकर प्रसाद और आदि आदि जो है विकल्प दिए जाएं, तब उत्तर आपका रामधारी सिंह दिनकर होगा। सभी को याद रख लेना है, राष्ट्रीय जागरण भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर जी को माना जाता है। बहुत बढ़िया। एक और अनल कवि भी इन्हें कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये कई बार पूछा गया है दिनकर जी का कि अनल कवि के नाम से कौन जाना जाता है? तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तब आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों, अनल कवि के नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। ये एग्जाम में आप लोगों ने बहुत सारे जो है एग्जाम दिए होंगे और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अनल कवि जो है किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। और अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनिल है कि अनल है? जल्दी बताओ, अनिल है कि अनल है? फटाफट बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। और अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल है कि अनिल है? और अनल किसका पर्यायवाची है? तो जल्दी से पूरा विस्तृत रूप से सभी लोग बताएंगे, फटाफट से सभी लोग बताएं अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या माना जाता है? कुछ लोग अनिल बता रहे हैं, कुछ लोग अनल बता रहे हैं। तो सभी लोगों को याद रख लेना है कि जो अनल है, अनल ये क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? अनल, है ना, अनल माना जाता है अग्नि का और अनिल माना जाता है वायु का, है ना। सभी को याद रख लेना। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैंने जब एग्जाम दिया था एक बार, काय का दिया था, उसमें मैं खुद गलत करके आया था अनल और अनिल। तो याद रख लेना, अनल जो है इसे कहा जाता है अग्नि और अनिल जो है उसे कहा जाता है वायु। तो सभी को याद रख लेना है, कई बार पूछा गया है और कई बार गलत भी हुए हैं लोगों के साथ। अनिल मतलब क्या हो जाता है? वायु, और अनल मतलब हो जाता है क्या? अग्नि, है ना। यहां पर उत्तर आ रहा है नल, और नल हम कब चलाएंगे? जब अग्नि जलेगी, अग्नि जलेगी, अग्नि। ठीक है, जब अग्नि जलेगी तो हम नल चला देंगे तो बुझ जाएगी। तो अनल और अनिल तो जो है अनिल हो जाएगा, और वायु को हमें बिल्कुल नील नहीं करना, नील नहीं करना। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। सियाराम शरण गुप्त के नकुल, सोहनलाल द्विवेदी के कुणाल और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, गुरु भक्त सिंह की नूरजहां आदि में अतीत के गौरवशाली चित्र खींचे गए और उन्हें सामयिक संदर्भों में जोड़ा गया है। तो सियाराम शरण गुप्त की जो है सोहनलाल, नकुल, सियाराम शरण गुप्त की नकुल इनकी है, सोहनलाल द्विवेदी जी की कुणाल है, और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, है ना। हल्दी घाटी ये इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। गुरु भक्त की जो है नूरजहां आदि में अतीत के गौरवशाली चित्र खींचे गए हैं। इन सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को याद रख लेना। उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य लिखना है। अब उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य हम पढ़ रहे हैं अब सभी। उत्तर छायावादी युग में कवियों का प्रेम वर्णन स्वच्छंद और उन्मुक्त है, उसमें निराशा या व्यवस्था की झलक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिक प्रेम की कविता मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपको याद रख लेना है कि जो उत्तर छायावादी युग में कवियों का जो प्रेम वर्णन है ये कैसा है, स्वच्छंद है, और इस युग को इसे जो है व्यक्तिक प्रेम की कविता मानते हैं, है ना। इस युग की जो कविता है कौन मानते हैं, नगेंद्र साहब जी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य से कहा है, याद रख लेना, नव्य स्वच्छंदतावादी किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। और बच्चन सिंह की जब भी बात आती है तब हम सभी को याद आ जाता है हालाबाद, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चन सिंह, ठीक है, सभी लोग याद रख लेना। और जब बच्चे लोग हल्ला करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बच्चों से हल्ला मत करो, क्या बोलते हैं, हल्ला मत करो। तो हालाबाद के प्रवर्तक भी बच्चन सिंह हो जाएंगे, इस प्रकार से याद भी करना है। हरिवंश राय बच्चन को उमर खय्याम का जीवन दर्शन बहुत पसंद आया। खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित होकर बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचना की थी, सभी को याद रख लेना है। और हिंदी में एक नवीन वाद का प्रचार किया जिसे हालाबाद के नाम से कहा जाता है, ठीक है। ये हालाबाद बच्चन सिंह की है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये इन्हीं की रचनाएं हैं बच्चन सिंह की, सभी लोगों को बिल्कुल याद रख लेना है, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, लाइक सभी लोग कर दें, बिल्कुल लाइक सभी लोग करें, क्योंकि क्या है कि हाला हो रहा ना, हालाबाद, इसलिए हालाबाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाइक सभी लोग कर दें, है ना। भ्रष्टाचार नहीं करना अपन को, हाँ, बहुत बढ़िया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की लोकप्रियता का कारण बच्चन सिंह की सहज सरल भाषा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर करारा प्रहार, प्रेम और मस्ती की अनुभूति आदि है। तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि जो बच्चन जी हैं इनकी जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित है, जल्दी से बताना है। और वो भाग कौन कौन से हैं फटाफट से कमेंट में लिखो, है ना। बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, उसका नाम क्या है, उनके भाग कौन कौन से हैं, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। कई बार पूछा गया है, निम्न में से बताइए बच्चन सिंह की कौन सी कविता वो आत्मकथा है, और इसके जो भाग कौन से हैं, कौन से भाग नहीं है, सभी को बताना है। उसके भागों के नाम सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन को क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है। मोस्ट एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से एक क्वेश्चन आपको नोट करना हो तो बिल्कुल नोट करो। क्षय रोमांस का जो कवि कहा जाता है वो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और 10 द्वार से सोपान तक, और एक और बताओ कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से निर्माण तक, 10 द्वार से सोपान तक, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताना है। एक और बसेरे से दूर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल याद किया है। ये चारों भाग याद करना है। नेट पीजीटी वाले जो बच्चन सिंह जी की आत्मकथा है, ये 4 भाग पूछे जाते हैं। मैंने प्रश्न देखा है पेपर में, इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा भाग बच्चन जी की आत्मकथा का नहीं है या फिर है, तब आपको याद रख लेना है। चारों भाग याद रख लेना है सभी को, है ना। क्षय रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, तो ये बच्चन जी को कहा जाता है, सभी को याद रख लेना है। भगवती चरण वर्मा की मधुकण और प्रेम संगीत में मस्ती और प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। तो बच्चन जी के बारे में यहाँ पर बहुत हमने कुछ पढ़ लिया कि इन्हें क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है, हालाबाद के प्रवर्तक हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने जो उत्तर छाया उन्मुक्त प्रेम मार्गी जो काव्य है उन्हें नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य कहा है ना। बच्चन जी के बारे में इतनी सारी जानकारी जब हमने पढ़ ली है तो क्या बहुत कुछ हमने पढ़ दिया है, अब देख लेते हैं, और है ना, बहुत बढ़िया। अगला हम देखते हैं दोस्तों, क्या नरेंद्र शर्मा हरिशंकर बच्चन से अत्यंत प्रभावित हैं। इनकी कविता में लौकिक प्रेम के विभिन्न जो है विविध दृश्यों की भरमार है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी काव्य साहित्य में मासलवाद का प्रवर्तक माना जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है ना। रामेश्वर शुक्ल अंचल ये क्या है, मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, सभी लोगों को याद रख लेना है ना, सभी को याद रख लेना है। आपसे पूछा जाता है, एक तो हालाबाद पूछा जाता है, दूसरा मासलवाद पूछा जाता है। तो हालाबाद और मासलवाद दोनों याद रख लेना है। मासलवाद के अंचल साहब हैं और हालाबाद के बच्चन जी हैं, सभी को याद रख लेना है। हिंदी में हालाबाद की जो अवधि मानी जाती है 1933 से 1936 मानी जाती है हालाबाद की, ठीक है। गीत विधा के कवि देख लो, हरिवंश राय बच्चन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा गीत विधा का कवि नहीं है, तब आपको ये याद होनी चाहिए, हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन, शंभुनाथ सिंह और गोपाल सिंह नेपाली। और इनका ये जीवन काल यहाँ पर दिया है, इनका जन्म काल यहाँ पर दिया है, तो ये चीज भी आपको याद रख लेना। गीत विधा के कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से
हम अब प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्रगतिवाद और सभी की प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। सभी लोग जो कभी हिंदी साहित्य में अपने आप को कमजोर या कम प्रतिभाशाली समझ रहे थे, उनकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे सभी भाइयों की प्रगति हो रही कि नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में एम फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? अगर बात की जाती है कि विश्व की, तो विश्व में जब प्रगतिशील संघ की बात होती है तो 1935 में एम फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और 1936 से प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। सभी लोगों को पता है, सभी को पता है ना? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद रख लेना है। 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ ले रहे हैं, पेरिस का नाम आया है तो पेरिस के बारे में बताओ कि पेरिस में एक कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, फटाफट से जल्दी से लिखो। और अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस सभी को पता है ना, कोरोना वायरस चल रहा है। और कोरोना वायरस में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है पूरे विश्व का। विश्व में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है WHO ने। और WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। लेकिन पेरिस में कौन सा मुख्यालय है? तो बहुत बढ़िया नीरू जी, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और पेरिस सीन नदी के किनारे है, सभी को पता है। और यहीं पर 1935 में जो भई थी वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। सभी लोगों को याद रख लेना है। और प्रगतिशील भारत में लेखक संघ की स्थापना अपने लखनऊ में हुई थी 1936, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में हुई थी 1936 में। और प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे, है ना। और ये लखनऊ में हुआ था। एक कई बार पूछी गई है, सभी लोग याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना 1936 में भारत में हुई। और मुंशी प्रेमचंद जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और लखनऊ में हुई थी। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जो आरंभ माना जाता है वो 1936 ईस्वी से माना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। प्रगतिवाद के जो आदि प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। और प्रगतिवाद की ओर झुकाव सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ जो छायावाद के स्तंभ थे, जैसे सुमित्रानंदन पंत इसमें अग्रणी हैं, यही आए। और सुमित्रानंदन पंत की वो रचना कौन सी है? युगांत। युगांत में जो है जो छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत के जो है लक्षण हैं वो परिलक्षित होने लगते हैं। सभी लोगों को याद रख लेना है। सभी को 1936 में पंत जी ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा की है। 1936 में इनकी जो रचना है युगांत, इससे जो है छायावाद के युग की अंत होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंत जी की किस रचना के साथ छायावाद युग का अंत होता है, तब आपका उत्तर होगा युगांत। ठीक है, याद रख लेना है। युग वाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। इनकी ग्राम्या भी इसी ढंग की रचना है। तो युग वाणी भी इनकी रचना है, प्रगतिवाद से संबंधित ग्राम्या भी है। पंत जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। सभी लोगों को याद रख लेना है कि ये जो रूपाब है ये पंत जी ने जो है प्रकाशित की थी इस पत्रिका को, तो सभी को याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। पल्लव इनकी छायावादी जो रचना है, मैनिफेस्टो उसे कहा जाता है। निराला जी की रचना में प्रगतिशील स्वर आरंभ से ही विद्यमान था। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, है ना, भिक्षुक, बनबेला आदि कविताओं में उनका यह मानवतावादी पक्ष जो है उभर कर आया है। सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग याद रख लेंगे। ये निराला जी की हैं, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, है ना, गर्म पकौड़ी याद रख लेना। ये कई बार पूछी गई है, गर्म पकौड़ी, है ना। और डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक और बनबेला आदि कविता में उनका मानवतावादी पक्ष उभर कर आता है। और ये प्रगति स्वर जो है यहां से आरंभ हो जाता है। सभी को याद रख लेना है। निराला जी की विधवा, वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में सर्वहारा वर्ग की दीनहीन दशा का उल्लेख हुआ है। मतलब जो विधवा है और वह तोड़ती पत्थर यथार्थवादी रचनाएं मानी जाती हैं, तो इनको याद रख लेना। आपसे एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से बताइए निराला की कौन सी रचना यथार्थवादी है? तब आपका उत्तर होगा तोड़ती पत्थर या फिर विधवा। इन्होंने दीनहीन दशा, जो वर्तमान काल में जो दीनहीन दशा थी सर्वहारा वर्ग
की, उसका उल्लेख इसमें किया गया है, तो ये चीज याद रखनी नहीं है ना। क्रांतिकारी कवि ओज के कवि कहे जाते हैं, है ना। प्रतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, केदारनाथ अग्रवाल। और आपको बताना है किस कवि को कैन का कवि कहा जाता है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, कैन का कवि किसे कहा जाता है। सभी लोगों का उत्तर फटाफट से आना है, जल्दी से बताओ। एस जी, पुष्पेंद्र जी, ओपी जी, एस जी, सभी लोग बताएंगे। निशा जी, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, चेक आदि भाषाओं में अनुदित होकर विश्व सम्मान की अधिकारिणी बनी। केदारनाथ अग्रवाल को जो है कैन नदी के किनारे घंटों एकांत में बैठकर देखना, उसकी कलकल ध्वनि को सुनना और उसमें खो जाना बेहद प्रिय था। अतः केदारनाथ जी को कैन का कवि कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से नोट कर लो कि कैन का जो कवि कहा जाता है वो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। सभी लोगों को याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल जी का, ठीक है, याद रख लेना है सभी लोगों को, भूल तो नहीं रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ जी ने युग युग की गंगा में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा। कौन सी में? युग युग की गंगा में। किसने? केदारनाथ जी ने, केदारनाथ अग्रवाल जी ने। जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल ने जो है अपनी कविताओं में चित्रित किया है। सभी को याद रख लेना है। प्रेमचंद की बात आई है तो प्रेमचंद के बारे में सभी लोग बता देना कि इनका अधूरा जो उपन्यास था वो कौन सा था, सभी लोग बता देना। सभी लोग बताएंगे। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर केदारनाथ जी ने कविता लिखी है। कहे केदार खरी खरी में इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आग्रह किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है तो कहे केदार खरी खरी में इन्होंने किया है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। सभी लोगों को याद रख लेना है। मंगल सूत्र, प्रेमचंद्र जी का जो मंगल सूत्र है, ये रचना इनकी जो है अधूरी मानी जाती है। सभी लोगों को याद रख लेना है। बहुत बढ़िया। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता में केदार जी प्राकृतिक सौंदर्य में सहृदय से तल्लीन हुए। इसमें उनकी मिट्टी के साथ जुड़ने की तल्लीनता दिखाई देती है, वह अद्वितीय एवं सराहनीय है। कौन जी? केदारनाथ जी अग्रवाल। हे मेरी तुम हो जमुन जल तुम, कविता संग्रह केदारनाथ जी ने अपनी पत्नी की याद में लिखी थी। कौन सी? हे मेरी तुम और जमुन जल तुम, जमुन जल तुम और हे मेरी तुम। फूल नहीं रंग बोलते हैं, कई बार पूछी गई रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ जी की सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे याद रखना है कि जो केदारनाथ है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंडों में एक फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी। यहाँ पर फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहाँ पर? केदारनाथ में। केदारनाथ की घटना सभी को पता है ना। तो केदारनाथ उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और केदारनाथ जी की एक रचना है फूल नहीं रंग बोलते, जिसे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। तो इस सभी को याद रख लेना है सभी लोगों को, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें। नागार्जुन जी के बारे में देख लेते हैं। नागार्जुन जी ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी कवियों को अच्छे से पढ़ना है। आपसे एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यही आता है कि जो प्रगतिवादी, निम्न में से बताइए कौन सा प्रगतिवादी कवि है या फिर नहीं है। तब आपका उत्तर होता है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह सुमन और रांगे राघव, ये जो हैं प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। कोड बना देना ओपीजी। सभी लोगों को क्या करना है, हाँ सभी को कोड बना के दे देना। इन केदारनाथ जो अपने प्रगतिवादी कवि हैं, है ना, और ये इनका जीवन काल भी दिया है तो इनको भी जीवन काल को भी देख लेना सभी लोग। और ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि और लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। आईएमपी लगा लो इसमें। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जो उपनाम होते हैं, जो वास्तविक नाम होते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जगन्नाथ दास रत्नाकर का जकी, है ना, मैथिली शरण गुप्त का मधुप, जयशंकर प्रसाद का कलाधर। उसी प्रकार नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ था। और जो है अपन ने भूषण का क्या पढ़ा था? भूषण का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सभी लोग बताएंगे। भूषण जी का हम सभी ने पढ़ा था, जल्दी से बताना है। कृष्णा अहिरवाल जी, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। रिंकू जी, प्रेमकला जी, निशा जी, कि जो भूषण जी हैं इनकी उपाधि थी, लेकिन जो भूषण जी का वास्तविक नाम था वो क्या था? सभी लोग कमेंट में बताएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। सभी लोग लिखेंगे। युगधारा नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है, सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। भूषण जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो क्या था? सभी लोग बताओ।
वो था घनश्याम, सभी को याद रख लेना है। घनश्याम भूषण जी का वास्तविक नाम माना जाता था और भूषण उनकी क्या थी, उनकी भूषण जो थी वो क्या थी, उपाधि थी, सभी को याद रख लेना। बहुत बढ़िया। नागार्जुन युगधारा नागार्जुन जी का प्रारंभिक काव्य संकलन माना जाता है, ये चीज याद रखनी है। भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा था कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये जो पंक्ति लिखी थी वो किसने लिखी थी, नागार्जुन जी ने लिखी थी। और कब लिखी थी, जो है ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम को देखकर नागार्जुन जी ने कहा था कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ठीक है, ये पंक्ति जो है ये IMP है, आप लोग याद रख लेना। ठीक है, नागार्जुन ने अधिकांश कविताओं में सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और पीड़ाओं को शब्दबद्ध किया है ना। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणय परक रचना मानी जाती है। कौन सी, सिंदूर तिलकित भाल। और मैंने कई बार आपको पता है कि इनकी एक नई पौध रचना जो MP टेट एग्जाम वर्ग 1 में आई थी, है ना, फर्स्ट ग्रेड में, नई पौध, जो कि अधिकांश स्टूडेंटों पर नई पौध बनी नहीं थी, ये नागार्जुन की रचना मानी जाती है ना। तब आपको बताना है कि नए पत्ते किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे नए पत्ते की रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट में बताना है। और सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणय परक रचना मानी जाती है, ये चीज भी याद रखनी है। भस्मांकुर जो कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कविता में नागार्जुन ने काम को जिजीविषा के उत्सव और सृष्टि के मूल के रूप में व्यक्त किया। इस कविता में नागार्जुन ने शिव और पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिव किस रचना में नागार्जुन जी ने शिव और पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा, तब आपका उत्तर होगा भस्मांकुर। ये चीज सभी को याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। नए पत्ते जो रचना है वो किसकी है, तब आप सभी का उत्तर होता है निराला जी की। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। भस्मांकुर श्रृंगार की पीठिका पर करुण रस को व्यंजित करने वाली रचना है, इसमें बरबे छंद का प्रयोग हुआ है भस्मांकुर में। ठीक है, व्यंग की जितनी प्रखरता नागार्जुन के काव्य में है उतनी उनके समकालीन किसी भी कविता में नहीं मिलती, ये चीज याद रखो। जरा नागार्जुन जी का एक बार जीवन पढ़ के देखना कि कितनी इन्होंने कठिनता से, कितने दुख इन्होंने झेले हैं अपने जीवन में नागार्जुन जी ने, फिर भी इन्होंने रचनाएं की हैं। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम आ गया यहाँ पर वासुदेव, याद रखो। इन वास्तविक नामों को और उपनामों को सभी लोगों को याद रख लेना है, सभी लोगों को बड़ी अच्छे से पढ़नी है। त्रिलोचन शास्त्री का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, वासुदेव सिंह, वासुदेव संहिता, सभी को याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वासुदेव संहिता। और त्रिलोचन के काव्य में ग्रामीण और गांव की समस्याएं हैं, धर्म ईश्वर के प्रति अंधश्रद्धा नहीं रखते, है ना, अपने तेवर और विचारों से प्रगतिवादी प्रतीत होते हैं, प्रगतिवादी होते हुए भी वे खेमे से बाहर दिखाई देते हैं। त्रिलोचन सॉनेट रचना के लिए, ये कितनी बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ऐसा कोई शायद को ही एग्जाम हो जिसमें सॉनेट रचना के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन, ये ना पूछा गया हो। तो त्रिलोचन सॉनेट रचना के लिए पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग 102 जो देख रहे हैं सभी का लाइक आना चाहिए, सभी का लाइक बिल्कुल फटाफट से आना चाहिए। त्रिलोचन ने रोला, कुंडलियां, बरबे आदि पुराने छंदों का भी प्रयोग किया, इन्होंने मुक्त छंदों का भी सृजन किया है, किसने, त्रिलोचन जी ने। अब रांगे रागों की बात करें तो रांगे रागों कविताओं में समाजवादी चिंतन और सामाजिक चेतना की शक्ति है। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट राह के दीपक आप सभी को याद रख लेना है, रांगे राघव हैं। रांगे राघव को आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे रघुवीर की बात हो रही हो, राम की बात हो रही है, रांगे राघव, तो हमारे जो राह के दीपक होते हैं वो कौन होते हैं, रघुवीर होते हैं, राघव होते हैं। ठीक है, सभी को याद रख लेना है, जब भी हम किसी राह पर जाते हैं तो राह के दीपक कौन होते हैं, राघव जी होते हैं, राघव, है ना। रांगे राघव की एक रचना हो जाएगी राह के दीपक, ये चीज सभी को याद रख लेना है। प्रगतिवादी कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन ने गीतों की भी रचना की और लंबी कविताएं भी लिखी हैं प्रगतिवादी कवियों में। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। हाँ, तो एशिया जाग उठा है, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन। ये जो है एशिया जाग उठा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी और प्रलय सृजन। ये प्रलय और सृजन भी कई बार पूछा गया है, सभी को याद रख लेना है। ये किसकी रचनाएं हैं, ये सभी शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं, है ना। प्रलय और सृजन ये सभी, और जो जलती है जवानी, जल रहे हैं एशिया जाग उठा आदि कविताओं में पूंजीपतियों की शोषक नीति की निंदा की, दीन दुखियों के प्रति संवेदन व्यक्त की है। अब बात कर लेते हैं रामविलास शर्मा की। रामविलास वर्मा जो हैं, रामविलास शर्मा जी प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी कविताओं में सादगी, वेग और सहजता का सौंदर्य है। रामविलास शर्मा
जो है ये प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन हमें याद रखना है, कौन सा प्रगतिवादी समीक्षक माना जाता है, कौन सा छायावादी समीक्षक माना जाता है। अभी एमपी टेट वर्ग 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऐसे कुछ पूछा गया था, समीक्षक वाला पूछा गया था कि ये किस युग के समीक्षक माने जाते हैं। तब सभी को याद रख लेना है कि जो रामविलास शर्मा हैं ये कौन से माने जाते हैं, प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में हम पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाद्य के रूप में प्रयोग शब्द का प्रचलन सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है ना। तो 1943 में जो है वाद्य के रूप में प्रयोग शब्द का जो प्रयोग है वो 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है, ठीक है। सभी को याद रख लेना है। चार जो ताप सप्तक जो है प्रकाशित हुए हैं तार सप्तक, उनमें जो पहला तार सप्तक था उसे पहला तार सप्तक नहीं बोला जाता है, इसे सिर्फ क्या बोला जाता है, तार सप्तक बोला जाता है। और दूसरा तार सप्तक पर दूसरा बोलते हैं, तीसरे को तीसरा बोलते हैं, ये सभी को याद रख लेना है, ठीक है। तो ये तार सप्तक ही होता है। अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है, तब आपको प्रथम तार सप्तक समझना है, ठीक है। सभी लोगों को अगर दूसरे का पूछा जाएगा तो दूसरा लिखा होगा, तीसरा का पूछा जाएगा तो तीसरा लिखा होगा, सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हैं, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचबे, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे जी, है ना, याद रख लेना है। तो अपन को कैसे याद रख लेना है, नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, ठीक है, गिरी राम की आज्ञा से। तो नेमी से हो जाएगा नेमी, कौन होंगे, नेमी चंद्र जैन, मुक्त से मुक्तिबोध हो जाएंगे, भारत से भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे, प्रभा से प्रभाकर जी हो जाएंगे, ठीक है, प्रभाकर माचबे होंगे, गिरी से हो जाएंगे कौन, गिरी से गिरजा कुमार माथुर, की राम से हो जाएंगे रामविलास शर्मा, और आज्ञा से तो अज्ञे हो जाएंगे। तो याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, इस प्रकार से याद भी कर लेना है। दूसरा तार सप्तक है रघुवीर सहाय, धर्म भारती, है ना, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरि नारायण व्यास। हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे। तो हरि से क्या हो जाएगा, हरि से क्या हो जाएगा, हरि कहाँ गए, हरि नारायण व्यास, हरि भवानी तो भवानी प्रसाद मिश्र, हरि भवानी शकुन करे तो शकुन से शकुंतला माथुर, शकुंत माथुर, शकुन करे, शेर नरे तो शमशेर बहादुर, शेर नरे तो नरेश मेहता, है ना, शेर नरे रघु धर्म करे तो रघुवीर, और फिर धर्मवीर भारती। तो ये इसका कोड हो जाएगा, सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, सभी लोगों को याद करते जाना है ट्रिक, ओपीजीबी ट्रिक बता रहे हैं, तो जो ट्रिक जो भी अच्छी लगती है सभी लोग पढ़ते जाएं। और तीसरा तार सप्तक कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्सायन, ये तीसरे तार सप्तक के हैं। चौथे तार सप्तक के राजेंद्र किशोर, श्रीराम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य और स्वदेश भारती, राजकुमार अंबोज और अवधेश कुमार, ये चौथे तार सप्तक के हैं, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है। तार सप्तक का एक वीडियो आपको अलग से लाएंगे जिसमें हम पूरे तार सप्तक पढ़ेंगे, तार सप्तक के बारे में देखें होंगे, उनकी पूरी ट्रिक पढ़ेंगे, तार सप्तक के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आएंगे, ठीक है। तो हम अलग से लेके आएंगे आपको तार सप्तक का पूरा, और सभी को याद रख लेना है। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का निवेशी कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी ये क्वेश्चन लिखो, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से पूछा जाता है कि राहों का निवेशी किसे कहा जाता है, तो वो तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो अज्ञे ने कहा है, याद रख लेना। अज्ञे ने जो है राहों का अन्वेषी कहा है तार सप्तक के कवियों को। दूसरा तार सप्तक में अज्ञे ने आत्मा अन्वेषण पर बल दिया है, आत्मा अन्वेषण पर। तीसरे सप्तक में कवि अब स्वयं अपनी कविताओं के आलोचक बनकर उभरे हैं, तो ये चीज भी याद रखनी है सभी लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की समीक्षा में इस काव्य प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद दिया था, याद रख लेना, है ना। किसने दिया था इसका, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। और ये तार सप्तक जो है ये नाम चल पड़ा, सभी को याद रखना, तार सप्तक की समीक्षा में प्रयोगवाद नाम चल पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रयोगवाद है इसका प्रयोगवाद नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने।
और जब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की बात आती है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कैसे माना है, ये पॉइंट हमें याद आ जाता है। तो उत्तर आप सभी को बताना है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कैसे माना है और इन्होंने प्रयोगवाद शब्द दिया है, ये चीज भी याद रख लेनी है। ठीक है, हाँ, अज्ञेय ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा सप्तक की भूमिका में स्पष्ट किया कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, विरोध और अस्वीकृति के बाद भी प्रयोगवाद शब्द सर्वमान्य हो गया। प्रयोगवादी कवियों में मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है, सभी लोगों को बताना है कि जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इन्होंने पंत को माना था और ईरा चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना था। सभी लोगों को याद है कि नहीं है? सभी को याद है, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 45 मिनट। ठीक है, वीडियो कैसा लगा सभी लोग बताएंगे, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, सभी लोगों को बताना है। किरण जी, रिंकू जी, अंजलि जी, यतेंद्र जी, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएं फटाफट से। आज का वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो गया और आज एक ही धारा में वीडियो चला है। जिस प्रकार से आज का वीडियो चला है ऐसा कोई वीडियो नहीं चला होगा। ठीक है, अंजलि जी, कुरैशी जी, पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल एक ही धारा में चला और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हमने पढ़े हैं, है ना। जयप्रकाश, ममता जी, सीमा जी, मधुराज जी, नीतू जी, कृष्णा, हरिकेश जी, रवि जी, प्रज्ञा जी, गुल्ला जी, निशा जी, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। रिंकू जी याद रख लेना, जलालुद्दीन, पूजा जी, असरती, मधुराज जी, रवि जी, निशा जी, कुरैशी जी, है ना। हाँ, बहुत फास्ट हो रहा है लेकिन मज़ा तो तभी आता है जब पूरे पूरे फैक्टों को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। फास्ट तो हो रहा है। कुरैशी जी, गुल्ला जी, पूनम जी, प्रवीण जी, अंजलि जी, यादव जी, के रेशमा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी, कीर्ति जी, यतेंद्र जी, बबीता जी, राज जयपुर जी, पूरन जी, नीरू जी, प्रज्ञा, ओपी जी ने लिखा है कि जब लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो, जब लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो तो लक्ष्यों को ना बदलें बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करें। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। रवि जी मजा आ रहा है, थैंक यू रवि जी। यसरत्ती जी, मनोज कुमार जी, है ना, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। 9 बजे फिर मिलते हैं अपन सब, फिर तैयारी करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला जो अपना पॉइंट है, पूजा सिंह जी, निशा जी, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। निशा नागर जी, पुष्पेंद्र जी, राज जी, कुरैशी जी, रिंकू जी, बहुत बढ़िया, और मधुराज जी, पुष्पेंद्र, गुल्ला जी, ममता जी, सभी को लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जो भी सीख रहे हैं 5%, अगर कोई सीखने को मिल रहा है जिसको भी 5%, तो बहुत बढ़िया है कि हमारा प्रयास इतना तो है कि आप लोगों के लिए हम 5% सिखा पा रहे हैं, है ना, 5% कुछ दे पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो 5% में भी संतोषी है कि कुछ तो हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए। रंजना जी, यस जी, ममता जी, नरसिंह जी, ओपी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। जगत है सच्चा, तनक ना कच्चा, ये हम शाम की क्लास में देखेंगे कि कल हमारा जो एक फैक्ट है उसके बारे में, ठीक है। ओपी जी, पुष्पेंद्र जी, रिंकू जी, KM, प्रीति जी, हेमलता जी, अंजलि जी, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जय हिंद।